हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज जो सेशन है हम लोगों का डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट सेकेंड होगा ये, ठीक है। क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। इसमें आज हम आपको फिर से 40 क्वेश्चन कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। 40 क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपको भी जैसे पता है कि मार्च में इस यूपीएसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसको देखते हुए अगर आपकी अच्छी तैयारी है और आप अगर क्वेश्चन अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं और टाइम मैनेज कर लेते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको भी पता है कि यूपीएसआई में सीटें बहुत सीमित होती हैं। तो जब सीटें सीमित हों और फॉर्म जो है वो ज़्यादा पड़ा हो अगर, तो उसमें कंपटीशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग चल रहे हैं। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हम लोगों का पहला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि माफ़ करिएगा, देखिएगा, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन सा नहीं है, हमें नहीं वाला बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राजशाही शासन, बी कह रहा है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, और सी कह रहा है मंत्रिमंडल कैबिनेट सरकार, और डी कह रहा है उत्तरदायी शासन। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन नहीं है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब भी बताने की कोशिश करिएगा और आप हमें लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कौन नहीं है? तो राजशाही शासन नहीं है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जिसमें कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसमें आपको तीनों देखने को मिलेगा, 1, 2 और 3। ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो नहीं मिलेगा वो क्या है? राजशाही शासन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखिएगा, एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन, यहाँ पे डैश खाली स्थान है, किसके द्वारा किया जाता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नगर पालिका अधिकारियों द्वारा, बी कह रहा है भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा, सी कह रहा है शहर सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा, और डी कह रहा है कानून परिवर्तक अधिकारियों द्वारा। तो अगर शहर में अगर भूमि की माप की अगर बात की जाए तो किसके द्वारा मापा जाता है? शहर सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल इसमें हो जाएगा, ठीक है। वही मानचित्र बनाते हैं और आपको मानचित्र के हिसाब से ही आपको क्या करना होता है? बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता है गांव की तरह कि आप कहीं पे भी जाके घर बना सकते हैं। शहर में आपको बिल्कुल जो होता है वो डायग्राम कह रहा हूँ, मानचित्र होता है और वो पास आप कराएंगे, उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? घर बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा कि किसी शहर में भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सूरत, बी कह रहा है अहमदाबाद, सी कह रहा है भोपाल, डी कह रहा है कानपुर। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अहमदाबाद हो जाएगा। जब भी आपसे पूछेगा भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद हो जाएगा। और जब भी आपसे पूछेगा उत्तर भारत का, ठीक है, अगर यहाँ पे उत्तर लगा देगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन हो जाएगा? फिर आंसर बदल जाएगा, कानपुर हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे पूछता है दक्षिण भारत, क्या है? दक्षिण भारत अगर वहीं लगा देगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें आपका 3 क्वेश्चन बनेगा। जब भी पूछेगा भारत का मैनचेस्टर तो आंसर होगा अहमदाबाद। जब भी आपसे पूछेगा उत्तर भारत का तो उत्तर हो जाएगा कानपुर। और जब भी आपसे दक्षिण भारत पूछेगा तो कोयम्बटूर, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्पित संघनित होना शुरू कर देता है उसे खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दहनांक, बी कह रहा है बहवांक, सी कह रहा है उषांक और डी कह रहा है रफुरांक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, उषांक हो जाता है। क्या हो जाता है? उषांक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, अगर हम बात करते हैं उषांक की, तो इसमें देखिएगा, ठीक है, कि वातावरण में मौजूद नमी जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पौधे की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में क्या होती है, जमा हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, और वही क्या होता है, उषांक होता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक लैक्टेसिव के रूप में किया जाता है वह है खाली स्थान। ठीक है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, बी कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सी कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड है और डी कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है। तो हमें बताना है कि ये कौन सा रूप है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिएगा 6 नंबर। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किसमें होती है? क्या होता है? तो खाड़ी प्रवाह और एक सागरीय धारा की बात इसमें कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अंध महासागर जिसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, बी कह रहा है कि हिंद महासागर, सी कह रहा है उत्तरी ध्रुवी महासागर जिसको आर्कटिक महासागर बोलते हैं और डी कह रहा है कि प्रशांत महासागर। तो ये किसमें होता है अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर। अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लेता है कि इसका आकार कैसा है, तो आकार देखिएगा ऐसे है। ठीक है, इसका आकार कैसे है, ऐसे करके है। ठीक है, इस आकार का है, लगभग लगभग ये इस आकार का माना जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो खाड़ी प्रवाह अटलांटिक महासागर की धारा कैसी होती है, तो इसकी धारा कैसी है, तो इसकी धारा जो है गर्म है। कैसी है? गर्म धारा है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और कहाँ, तो वास्तव में ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम 20 अंश, कितना, 20 अंश के अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है जिसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका नाम क्या है इस वाली धारा का, तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो हमें बताना है कि वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट कौन सा संस्था जो है कि प्रकाशित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल, बी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र वर्क फ्रेम कंजर्वेशन कन्वेंशन, डी कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान। अगर 7 की बात करते हैं तो वो कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है संस्था, तो वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ओके, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यह कैसा है, अंतर सरकारी संस्था है जिसके बारे में आपको यहाँ, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो WMO बोलते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो
23 मार्च 1950, 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, ये स्थापना याद रखिएगा, कभी कभी आपसे स्थापना पूछ देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। स्पाइन विफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विटामिन ए, बी कह रहा है विटामिन ई, सी कह रहा है विटामिन डी और डी कह रहा है कि फोलेट। ठीक है, फोलेट की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन 9। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना विटामिन 12, विटामिन 1, B2, तो ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, विटामिन 9 बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिएगा स्पाइन बिफिडा नामक दोष को रोकने के लिए फोलेट मतलब विटामिन 9, ठीक है, की आवश्यकता होती है। ये हरे पत्तियों, सोयाबीन, कहाँ कहाँ मिलता है ये भी आप देख लीजिएगा। हरी पत्तियों, ठीक है, सोयाबीन हो गया, ईस्ट हो गया, गुर्दों, फलियों, ठीक है, तथा जिगर में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, फोलेट पाया जाता है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रवाल, कोयल, प्रवाल, पुर्ग, कोरल, पॉलिस और यहाँ पे डैश के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जोक्साथेला, बी कह रहा है कोलोस्ट्रीडियम, सी कह रहा है साल्मोनेला और डी कह रहा है कि राइजोबियम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जोक्साथेला क्या हो जाएगा, जोक्साथेला। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यह देखिएगा प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव होते हैं। कैसे होते हैं यह, तो प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव होते हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध में रंगीन शैवाल, ठीक है, जोक्साथेला पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नाथुला, बी कह रहा है अगहियल दर्रा, सी कह रहा है लांगचा और डी कह रहा है जोजिला। अगर हम बात करते हैं 10, कौन सा सिक्किम को किससे जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लांगचा। सॉरी माफ़ करिएगा, इसका आंसर गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाथुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाथुला हो जाएगा। ओके, कौन सा हो जाएगा, नाथुला हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम से ही क्या है, जेपला दर्रा भी है जो भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यह चुम्बी घाटी, ठीक है, चुम्बन घाटी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे स्थित है। कहाँ पे, चुम्बन घाटी में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, अक्सर व्यापार यहीं से होता है हम लोगों का। आगे देखिएगा फिजी द्वीप समूह किसका अंश है, तो फिजी द्वीप समूह किसका अंश है, हमें बताना है फिजी द्वीप के। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंडोनेशिया, बी कह रहा है मेलानेशिया, सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, डी कह रहा है अमेरिका। तो एक बात है कि ऑस्ट्रेलिया का तो है नहीं, ठीक है, अरे अमेरिका का तो है नहीं। अब ये ऑस्ट्रेलिया एक देश है, द्वीप नहीं है। ठीक है, तो इसका भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानेशिया। मेलानेशिया का है कौन सा द्वीप समूह है, तो फिजी है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसको बोलते हैं, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और मेलानेशिया एक द्वीप है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं फिजी का, तो फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा। क्या है? सुवा इसकी राजधानी है और यहाँ पे फिजी डॉलर चलता है। क्या चलता है? फिजी डॉलर चलता है। ये भी आप याद रखिएगा। ओके, कौन सा डॉलर चलता है? फिजी डॉलर चलता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में सहायक और परियोजन के द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कम करने के लिए खाली स्थान को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप किया गया था। बी कह रहा है कि हाइड्रोजन स्टाक फोर्स किया गया था। सी कह रहा है पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी किया गया था। और डी कह रहा है कि सौर डेखाथलॉन किया गया था। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी का क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था 2009 में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सार्वजनिक विधेयक, बी कह रहा है निजी विधेयक, सी कह रहा है कि धन विधेयक और डी कह रहा है कोषागार ट्रेजरी विधेयक। अगर हम बात करते हैं, जब किसी संसद के किसी सदस्य द्वारा अगर पेश किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है निजी विधेयक। क्या बोला जाता है? निजी विधेयक बोला जाता है। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सार्वजनिक विधेयक जो होता है इसके बारे में भी आप सुन लीजिएगा कि वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक जो होता है वो क्या होता है? तो सार्वजनिक विधेयक होता है। किससे? वित्तीय विषय अगर जो होता है उसको अगर हटा देंगे तो सारे विधेयक कैसे होंगे? सार्वजनिक होंगे। धन विधेयक की जब भी बात आती है तो धन विधेयक वो होता है, यह वित्तीय विषयों जैसे करारोपण, लोक व्यय आदि से संबंधित होता है। धन विधेयक जो होता है। वित्तीय विधेयक की अगर बात करते हैं तो इसमें वित्तीय विषय मतलब धन विधेयक से संबंधित होता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करते हैं संविधान संशोधक विधेयक, तो ये विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित है। तो ये जो कुछ विधेयक थे जो आपको जानना आवश्यक है। 14 नंबर देखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इलाहाबाद, बी कह रहा है लखनऊ, सी कह रहा है दिल्ली और डी कह रहा है कि पुणे में स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामिक एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर कह रहा है 4, बी कह रहा है 3, सी कह रहा है 1 और डी कह रहा है कि 2। अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं एंग्लो इंडियन? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एंग्लो इंडियन क्यों नामित किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अपने जो छूटे होंगे, जो इनके समुदाय के लोग होंगे, उनकी आवाज़ को ये संसद में क्या करेंगे? उठाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। 16 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 16 नंबर देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि नर्तकीय डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि लोथल, बी है हड़प्पा, सी है मोहनजोदड़ो, डी है कालीबंगा। अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से खोजी गई थी, तो डांस करती नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसे पाषाण मूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, जो कला की दृष्टि से काफ़ी क्या है? महत्वपूर्ण मूर्ति मानी जाती है। 17 नंबर देखिएगा, यहाँ पे खाली स्थान है। एक क्राम कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, कौन सी है? हमें बताना है।
चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारत प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, बी कह रहा है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सी कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग और बी कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगर हम बात करते हैं 17 का तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ओके, हम लोग ज़्यादा देर ना लगाते हुए सीधे फटाफट अपने क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। चलिए 18 नंबर देखिएगा, कृषक से एक चित्र कृत एकीकृत भूमि राजस्व को यहाँ खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जमींदारी व्यवस्था, बी कह रहा है महालवाड़ी व्यवस्था, सी कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था और डी कह रहा है अस्थायी कर प्रणाली। अगर हम बात करते हैं क्या था 18 क्वेश्चन, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रैयतवाड़ी हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, अब आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था ये कहाँ कहाँ पे इनको लागू किया गया था। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द का किसने शब्द पद को किसने गढ़ा था, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पियर्स बटलर ने, बी कह रहा है कि हर्लन एफ स्टोन ने और सी कह रहा है जॉन रॉबर्ट्स ने और डी कह रहा है आर्थर स्लेंगिगर जूनियर ने। अगर हम बात करते हैं तो किसने गढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माफ करिएगा ऑथर स्लेसिंगर जूनियर ने। ठीक है, आगे 20 नंबर देखिएगा, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ, ठीक है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अन्य आय के रूप में माना जाता है, बी कह रहा है कर मुक्त होता है, सी कह रहा है कर अधिकारियों द्वारा नज़र अंदाज कर दिया जाता है और डी होता है कि कर योग्य होता है। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ जो होता है वो कौन सा कैसा होता है, तो वो भी होता है हम लोगों का कर योग्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कैसा लाभ होता है, कर योग्य लाभ होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 1931 आयकर अधिनियम 1961 की धारा दो सब धारा 24 में आयकर को समावेशी रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके तहत अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ को भी कर योग्य माना गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इसमें कौन सा कर बचत निवेश नहीं है, हमें बताना है। इक्विटी शेयर में निवेश, बी कह रहा है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी, बी कह रहा है कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और डी कह रहा है कि जीवन बीमा किस्त। अगर हम बात करते हैं 21 तो इसमें कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द इक्विटी शेयर में इसमें जो निवेश होता है इसमें कर योग्य नहीं होता है, बचत होता है। ठीक है, चलिए 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या थी। ठीक है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 17.64%, बी कह रहा है कि 19.64%, सी कह रहा है कि 27.64% और डी कह रहा है 29.64%। हमें बताना है कि कितना था। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 17.64% था। ठीक है, औसत वृद्धि की जब भी बात आएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1959 में, बी कह रहा है 1969 में, सी कह रहा है 1957 में और डी कह रहा है 1947 में। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी कानपुर की स्थापना दिवस से 1959 को हुई थी। ठीक है,
इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो सार्थक शिक्षा प्रदान करना, उच्चतम स्तर मूल शोध करना तथा तकनीकी नवाचार में नेतृत्व प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिएगा 24, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल, बी कह रहा है राज्य के पुलिस सचिव, सी कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष और डी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति। अगर हम बात करते हैं तो इसका नियुक्ति कौन करता है तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा उत्तर प्रदेश के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, प्रेजेंट में। 26 नंबर देखिएगा, शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कोपेनहेगन विचारधारा, बी कह रहा है कि जर्मन विचारधारा, सी कह रहा है भारतीय विचारधारा, डी कह रहा है कि रूसी विचारधारा। अगर हम 25 नंबर की बात करते हैं तो शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है तो कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह क्या है तो यह एक है, इसको ये भी तरीके से तो करेगा कि प्रतिभूतिकरण सिद्धांतकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य उदाहरण यह है कि सुरक्षा चर्चाओं में क्या है आतंकवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता कैसे दी जाती है उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। आगे देखिएगा, अगला है 26 नंबर कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? कौन सा? 324। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वित्त आयोग, सी कह रहा है लोक सेवा आयोग, बी कह रहा है लोक सेवा आयोग, सी कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और डी कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग। अगर आता है 324 की बात तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग तो वित्त आयोग आता है 280। कितना आएगा? 280। लोक सेवा आयोग आएगा 315। ठीक है, और वहीं महालेखा परीक्षक आएगा 148। तो ये अनुच्छेद भी है। वित्त आयोग किसके अंतर्गत आएगा? वित्त आयोग 280, लोक संघ सेवा आयोग 315, भारत के लेखक और महालेखा परीक्षक 148 और 324 के अंतर्गत आ जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1990 में, बी कह रहा है 1993 में, सी कह रहा है 2010 में और डी कह रहा है कि 2005 में। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1993 में। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एनसीबीसी का गठन किया। वर्ष 2017 में अगर हम बात करें तो 133वां संविधान संशोधन करके प्रस्तुत किया गया था और इसमें अति पिछड़े वर्ग के हित के लिए अति प्रभावकारी ढंग से क्या किया गया था? संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी अभी हाल ही में जो संशोधन हुआ है 123वां संशोधन है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर देखिएगा, OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश किए जाने वाली स्ट्रीम मीडिया सेवा या खाली स्थान का संक्षिप्त नाम है। क्या नाम है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑनलाइन टू टेलीविज़न, बी कह रहा है कि ओवर द टेली स्क्रीन, सी कह रहा है कि ऑनलाइन टू टेलीविज़न और बी कह रहा है कि
ओवर द टॉप। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप हो जाएगा। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म ऑडियो वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीम सेवा देता है जो कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ था। आगे देखिएगा 29 नंबर, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता वेटेज क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुल मतों की 1/3, बी कह रहा है कुल मतों का 3/4, सी कह रहा है कुल मतों का आधा और डी कह रहा है कि कुल मतों का 2/3। अगर हम बात करते हैं 29 तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कुल मतों का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिएगा, एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, हमें बताना है किसमें, एमएस वर्ड में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कंट्रोल प्लस जेड होता है, बी कह रहा है कंट्रोल प्लस वाई होता है, सी कह रहा है कंट्रोल प्लस के होता है और डी कह रहा है कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए क्या होता है, तो वाई, कंट्रोल प्लस वाई होता है हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट हो गया, सॉरी माफ़ करिएगा, वाई का न प्रयोग करके पहले तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस के जो होता है ये हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए होता है और कंट्रोल प्लस वाई होता है लास्ट लोकेशन के लिए। ठीक है, जहाँ तक आप पढ़ते जाते हैं तो उसके लिए होता है। ठीक है, और के जो होता है हाइपर लिंक के लिए होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान की अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मानव तस्कर और जबरन श्रम पर रोक, बी कह रहा है शिक्षा का अधिकार, डी कह रहा है शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार और डी कह रहा है विकल्पों में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 30 का जो शीर्षक है वो है शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें ये समझ में नहीं आता, ये जो आर्टिकल बनाया गया है बिल्कुल अच्छी बात है कि हम लोग अल्पसंख्यकों का ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल हम लोगों ने बनाया है। लेकिन क्या जो हिंदुओं के प्रति अभी बंगाल में हो रहा है, बांग्लादेश में, क्या हम उसके लिए भी एक बार सोच सकते हैं कि जिनको हम यहाँ पे आज़ादी देते हैं लेकिन यही लोग हमारे हिंदू भाइयों का वहाँ पे कत्ल किया जा रहा है कितनी बर्बरता तरीके से। अभी आप न्यूज़ देखिएगा और वहाँ पे कैसे जलाए जा रहे हैं सारी चीज़ों को। एक बार कल्पना करिएगा कि ये वही दहशतगर्दी हैं, ठीक है, जो इस तरीके के कार्य को अंजाम देते हैं। आगे देखिएगा 32 नंबर, दूध शर्करा को किस रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सुक्रोज, बी कह रहा है लैक्टोज, डी कह रहा है माल्टोज और डी कह रहा है माल्टेज। अगर हम बात करते हैं 32 का तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लैक्टोज होता है। क्या होता है, दूध शर्करा की अगर बात जब भी होगी तो लैक्टोज होता है। ठीक है, और बस शर्करा की बात होगी तो सुक्रोज होता है। ठीक है, और माल्टेज की अगर बात करें तो यह एक क्या है, तो एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है, जो क्या होता है माल्टोज में विघटित होता है। पहले ये होता है और ये टूट के माल्टोज बनता है। ठीक है, क्या है, ये एंजाइम है। चलिए 33 नंबर, खाली स्थान, एक विचारधारा है जहाँ एक व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं देखना चाहता। तो
तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लैंगिक उत्पीड़न, बी कह रहा है लिंग अधमता, सी कह रहा है कि पित्त सत्ता और डी कह रहा है कि लैंगिक भेदभाव। अगर हम देखें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिंग अधमता। ठीक है, जो व्यक्तियों के मध्य लिंग के आधार पर लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाता, समान कार्य के लिए समान वेतन देना, मातृत्व अवकाश पितृ अवकाश से अधिक नहीं होना चाहिए। 34 नंबर देखिएगा, वे आवेशित कण जिसका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डिप्ट वेग, बी कह रहा है कि धारावाहक, सी कह रहा है धारा घनत्व और डी कह रहा है कि थर्मोकपल। अगर 34 नंबर की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग धारावाहक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसको किसने दिया था, ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पंत और पहले प्रमुख गुलशन राय के बाद वो तीसरे साइबर सुरक्षा प्रमुख हैं। सॉरी माफ करिएगा, यह आपका हो जाएगा धारावाहक। ठीक है, सही है, जो डिफिनेशन थी वो हमने आपको 35 का बता दिया था। ठीक है, भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर समन्वयक कौन है हमें बताना है, तो इसका विकल्प कह रहा है कि विकल्प में से कोई नहीं, बी कह रहा है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, और डी कह रहा है गुलशन राय, सी कह रहा है गुलशन राय, डॉक्टर गुलशन राय, और डी कह रहा है तुलिका पांडे। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको भी बता दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्य में लगने का निषेध करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आर्टिकल 2, बी कह रहा है आर्टिकल 240, सी कह रहा है आर्टिकल 24 और डी कह रहा है आर्टिकल 4। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या बोला गया है इसको भी आप सुनते जाइएगा कि छोटे बच्चों को आप खतरनाक जो काम होता है, कार्य होता है, काम होता है, वहाँ पे आप उनको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 द्वारा अधीनस्थ रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने, निलंबित करने या कम करने की अनुमति है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पुलिस निरीक्षक, बी कह रहा है जिला पुलिस अधीक्षक, सी कह रहा है उप महानिदेशक निरीक्षक और महानिरीक्षक। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस निरीक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुलिस निरीक्षक। ठीक है, चलिए 2025 को 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी दक्षिण अफ्रीका और डी मॉरिशस। हमें बताना है कि कहाँ के जो हैं वो शामिल हुए थे। ओके, अगर हम बात करते हैं तो कहाँ के शामिल हुए थे, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल हुए थे और उनका नाम क्या है? प्रोबोवो सुबियांतो। क्या है? प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, और इस वर्ष की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विकास और
विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये हमारा क्या था, थीम था। 39 देखिएगा, फरवरी 2025 में चर्चा रहे कि विजय दुर्ग का स्तंभ किससे है, संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, बी शिमला, डी कोलकाता, सी कोलकाता और डी जयपुर। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो किससे है, कोलकाता से है विजय दुर्ग का। अगर हम बात करते हैं तो भारतीय सेना को पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम, क्या है, पोर्ट विलियम, जिसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इसका नया नाम की अगर हम बात करें तो क्या हाल ही में रखा गया है, विजय दुर्ग रखा गया है। ठीक है, कोलकाता जो पोर्ट विलियम भवन था उसको विजय दुर्ग स्तंभ के लिए माना जा रहा है। ठीक है, जिसे सेंट जॉर्ज गेट का नया शिवाजी गेट कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, जो गेट है उसका भी नाम बदल गया है, शिवाजी गेट कर दिया गया है। ठीक है, और इस सेशन का हम लोगों का ये आपको देखिएगा 40 और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी, बी अरुण गौसौरी शायरी, सी अभिकांत दास और डी पंकज मिश्रा। अगर हम बात करते हैं दिया सलाई की तो ये प्रकाश सत्यार्थी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिया सलाई ही है जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है, तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किस सन में मिला था नोबेल पुरस्कार, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। इसमें इन्होंने संघर्षों और बाल अधिकार के लिए किए गए आंदोलन को इस किताब में दर्शाया गया है। तो चलिए, सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।